यह आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की कड़ी में लीजिए सुनिए परिचर्चा भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। प्रतिभागी हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री उदय माहूरकर और आरटीआई विशेषज्ञ श्री सुभाष अग्रवाल। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश चतुर्वेदी। हर साल की तरह इस बार भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह सप्ताह मनाता रहा है। इस बार यह सप्ताह 31 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगा। इस बार इसकी थीम भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत रखा गया है। इस दौरान सतर्कता आयोग की पहल पर संपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, प्रौद्योगिकी पहल और जरूरी नियमों को अपडेट करने के साथ ही शिकायतों के निपटान पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं उदय माहूरकर जी से। सतर्कता को लेकर के जागरूकता बढ़ाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे तंत्र में? देखिए, ऐसा है कि जब हम विजिलेंस की बात करते हैं, सतर्कता की, इससे और 2-4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, डिलीवरी और गरीबी निवारण, ये बिल्कुल इससे संबंधित मुद्दे हैं जी। विजिलेंस का मतलब करप्शन और नेपोटिज्म, उसको रोकना जी। वो आप रोकते हो तो डिलीवरी बढ़ती है, जो जी। सरकारी स्कीम की जो डिलीवरी है। दूसरी चीज इसके अंदर वो है नियत। जो आपका जो प्रश्न है नियत से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्या आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं? नियत क्या है आपकी? नियत आके अच्छी है, फिर आती है एफिशिएंसी। अपने विजन को आप इंप्लीमेंट करते हैं, भ्रष्टाचार लड़ने की विजन, भय भतीजावाद से लड़ने की विजन। और तीसरा आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जी। जो इस सरकार ने जो किया है, उससे सबसे बड़ा काम किया है टेक्नोलॉजी का उपयोग जो किया है विजिलेंस के अंदर, ट्रांसपेरेंसी के अंदर, वो अभूतपूर्व कार्य है। जो आप कह रहे हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि नियत हमारी अभी भी साफ नहीं है। जी। जो शक्तियां जो ये चाहती हैं कि मेरे भाई का काम हो जाए या मुझे पैसे दे रहा है उसका काम हो जाए, ऐसी शक्तियां का बल कम हुआ है जी। लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है। तो हमें इससे लड़ते रहना पड़ेगा। और जो मेरा एक विजन है, मैंने जो अभी किताब लिखी, मैंने वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, उसके अंदर मैंने सावरकर की नेशन फर्स्ट विजन को डिफाइन किया है, राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र प्रथम क्या है? राष्ट्र प्रथम ये है, इसका सीधा लेना देना नियत से है। राष्ट्र प्रथम का मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य जीवन में कर रहे हैं वो राष्ट्र को फायदे का रखे या नुकसानकारक है, इसका ध्यान आप रखेंगे। जी। आप स्कूल में होते हैं, जब एक प्रतिज्ञा लेते हैं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, पर प्रतिज्ञा हम भूल जाते हैं। उसी प्रतिज्ञा को अगर हम उसको कटिबद्ध रहें जी, तो ये जो मुद्दा है पूरा विजिलेंस का और ट्रांसपेरेंसी का, उसका उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। जी। सुभाष जी, उदय जी ने कहा ट्रांसपेरेंसी की बात, और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त कोई भी समाज हो, सिर्फ भारत ही नहीं, वहाँ बिना ट्रांसपेरेंसी के भ्रष्टाचार मुक्ति नहीं हो सकती है। सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता के तौर पर आपका लंबा अनुभव है। ये ट्रांसपेरेंसी आखिर रुकती कैसे है और इसको बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? जैसे ये करते हैं अभी सूचना कमिश्नर है तो रोज सुनवाई करते हैं, और बहुत सारा इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है उदय जी ने, फैसले देने में, इम्प्लीमेंट कराने में। ये ट्रांसपेरेंसी की राह में बाधा क्या आती है? आप थोड़ा ज़्यादा। हाँ, मेरे को पूरा इस बात का तजुर्बा है। एक ये बड़ी गलत धारणा फैलाई जा रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सूचना के अधिकार के कानून को डाइल्यूट कर दिया गया। ये इतनी गलत धारणा है, लोगों को पता ही नहीं है। एक्ट का जो डाइल्यूशन किया गया उससे प्रभावित है वो उदय माहूरकर जी हैं जी। उसमें डाइल्यूशन सिर्फ ये किया गया है कि केंद्रीय सूचना आयुक्तों का जो दर्जा था वो घटाया गया है। इनकी सर्विस कंडीशंस और इनके टेन्योर पर फर्क पड़ा है। आम आदमी को कहाँ फर्क पड़ा है उससे? उदय जी, आप तो मतलब दोनों तरह से हैं। आप पत्रकार भी रहे लंबे समय तक, आपका करियर 4 दशकों का पत्रकारिता का, और एक बार जो पत्रकार रहता है वो पूर्व नहीं होता है। ठीक है, अभी आप सूचना आयुक्त की भूमिका निभा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ट्रांसपेरेंसी फिर आएगी कैसे और किस तरह से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि मतलब ये जो हमारा जो उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उस लक्ष्य को 100% तो हासिल किया जा सके? इसके 2 पहलू हैं।
एक है हमारा कमिटमेंट, नियत की जो मैंने पहले बात की जी। और दूसरा उसको डिटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम स्टेप्स क्या लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ और सख्त कानून बनाने की भी आवश्यकता मैं देखता हूँ। जी। कैसे आप ये वातावरण बना सकते हैं पारदर्शिता का और करप्शन फ्री। जी। 100 आदमी करप्शन कर रहे हैं, जी। उसमें से सब में जो 2 बदमाश हैं उनको आप शिक्षा दीजिए, बाकी सब लाइन पे आ जाएंगे। तो ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता है, बन रही है वो व्यवस्था, जी। बनी हुई है, लेकिन उसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है और जरूर पड़े तो कानून लाने की भी तैयारी देश को रखनी पड़ेगी। ये जो ट्रांसपेरेंसी है, चाहे सतर्कता की बात है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इस बार उसने प्रौद्योगिकी प्रबंधन पर भी बहुत फोकस किया है। उदय जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा भी था कि प्रौद्योगिकी ने बहुत सारी चीज़ें बदली, और ये सच है कि जो डीबीटी में, जैसे हम लोग भी बचपन में देखते थे, मैं भी छात्रवृत्ति हासिल किया हूँ, तो छात्रवृत्ति लेना बड़ा कठिन काम होता था, लेकिन आज एक दूर दराज के गांव में रहने वाले बच्चे को भी उसका अकाउंट है तो पूरी की पूरी रकम ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये तकनीक को और कैसे प्रभावी बनाएगा और इसने किस तरह से हस्तक्षेप किया, इस पर थोड़ा सा और एलोबरेट करिए। देखिए, मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रौद्योगिकी का पूरा इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जी। आज इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, दे लो रिश्वत किसे दोगे और मांग ले रिश्वत कौन मांगेगा, जी। सब फेसलेस। तो वो पूरा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर एक बात मैं इसमें और कहना चाहूँगा जी। अभी हमारे यहाँ जो नगद की भूमिका है, चाहे उसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। जी। अब उन्होंने 20 लाख की लिमिट कर दी है कि साल में 20 लाख से ज़्यादा कोई निकालेगा बैंक से तो वो उसके ऊपर टीसीएस भी कटेगा और वो निगरानी में भी आएगा। इसकी जगह और बहुत माइन्यूट कुछ और मैंने सुझाव दिए हैं। अभी हाल में अखबारों में मेरा एडिटोरियल पेज पे छपा है कि टैक्स रिफॉर्म्स में हमारी बहुत ज़रूरत है। हमारा मेन एम होना चाहिए कि करेंसी सर्कुलेशन को मिनिमाइज़ करें। कि जैसे क्रेडिट कार्ड है, इस पर 2% बैंक लेते हैं चार्ज, उसे घटा के 0.5% कर दिया जाए और वो 0.5% भी केंद्र सरकार वहन करे, और वो जो क्रेडिट कार्ड के यूज़ पे जो तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं वो सब बंद कर दिए जाएं। आज क्या है कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो दुकानदार 2% एक्स्ट्रा मांग लेता है मेरे से, फिर वो 2% एक्स्ट्रा नहीं मांगेगा। तो इस तरीके के मैंने कई सुझाव दिए। एक मैंने कहा जी, एक परमानेंट वॉलंटरी स्कीम ले आओ कि मैक्सिमम टैक्स स्लैब पे आप जितना मर्जी डिस्क्लोजर कर दो, तो आदमी खुशी खुशी कैश को बैंक में जमा करा के और डिस्क्लोज कर देगा। और एक राजा चलैया कमेटी बनी थी एक बारी जी। उसने ये सुझाव दिया था कि संसार के अधिकतर देशों में 30% की अधिकतम दर है आयकर की, और वो लागू भी हो गई थी। पर धीरे धीरे सरचार्ज, सेस और बढ़ाते बढ़ाते वो आज 43% के करीब हो गई है। उसे वापस 30% पे लाओ, और संपत्ति की खरीद फरोख्त पे जो कि 7% का रजिस्ट्रेशन फीस है उसे घटा के 3% कर दो। देखो, सारा का सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके के व्यवहारिक पहलू हैं। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की इतनी चोरी है, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सुझाव दिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को कंज्यूमेबल पे क्यों लागू है। हम कंज्यूमेबल खरीदते हैं, उस पर भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, और उससे क्या होता है कि जो लेफ्ट ओवर इनवॉइसेज होते हैं उनकी सेल परचेज होती है, और उससे करेंसी सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। तो ऐसे मैंने बहुत सुझाव दिए। ये बात वहीं जुड़ रही है जो उदय जी ने नियत की कही थी। बस जैसे तो ये हम भी मतलब ग्राहक की हैसियत से जब जाते हैं हाँ, और जीएसटी बचाने के लिए हम कैश देने लगते हैं, ये हाँ, भी होता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसकी और कैसे जागरूकता बढ़ाई जा सकती है? इसमें मैं मानता हूं कि वीर सावरकर का जो नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम, उसको हमें लोगों तक ले जाने की आवश्यकता है। उसके अंदर ऐसी ताकत है कि वो हमें हर एक प्रॉब्लम से रोक सकती है, प्रलोभन से रोक सकता है। बिल्कुल। तो उससे जो ऊर्जा निकलती है वो हमारी नियत को बदलने की उसमें पूरी ताकत है। तो सतर्क करने के लिए ये राष्ट्र प्रथम कैसे नीचे आइडियोलॉजिकली हो सकता है ये काम। जी। ये काम देख, डंडे का एक रोल है उसके अंदर। कानून लाए जाएं, सख्त कानून लाए जाएं, जो सब में ज्यादा भ्रष्ट है उनके सामने एक्शन लिया जाए, है ना। लेकिन आम प्रजा तक पहुंचना, हमारी जो भावी पीढ़ी तक पहुंचना है, तो वो आइडियोलॉजिकली वो काम हो सकता है, विचारधारा के माध्यम से ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। तो दुनिया की जितनी भी विकसित व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे राज व्यवस्थाएं हैं,
वहाँ आप देखेंगे कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है कि फिर भी हम लोगों को अभियान चलाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे दुर्भाग्य ये है कि हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि ऑनेस्टी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऊपर है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी रैंकिंग कितनी नीचे है, कितने पुअर स्तर पे है। हमें कल्पना करनी चाहिए जो फर्स्ट रैंकिंग 5 देश हैं, 5 देश हैं फर्स्ट रैंकिंग। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी भांजी एक विदेश यात्रा पे गई जहाँ पे कि ऑनेस्टी रैंकिंग सबसे ज़्यादा थी, नंबर 1 या नंबर 2 थी। उसने जैसे यहाँ तक भारत की प्रथा है कि उसने टिप देने की कोशिश करी, उससे जिसको देने की कोशिश करी वो ऐसे घूर के देखने लगा कि कहाँ से चोर उचक्की आ गई जी। और यहाँ पर टिप नहीं दो तो काम ही नहीं होता। तो इसके लिए भी मैंने बहुत लिखत पढ़त करी है और मेरे को अच्छा लगा कि अभी हाल ही में एक व्यवस्था बनाई गई। पुरानी सरकार ने जो व्यवस्था चलाई थी उसमें ये था कि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज ले सकते हैं जी, और उसमें ये एडवाइजरी करी गई थी कि ग्राहक को चाहिए कि वो उसका खिलाफ प्रोटेस्ट करे। अरे रेस्टोरेंट में हम जाते हैं प्रोटेस्ट करने, लड़ाई झगड़ा करने जाते हैं या अपने मन बहलाने को जाते हैं। अब इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अब उसने, मैं इस मामले को कंज्यूमर फोरम में भी ले गया था, अब उस सरकार ने अच्छा किया कि सर्विस चार्ज इलीगल। और मैं तो ये कहता हूँ कि रेस्टोरेंट्स में बोर्ड लगाए जाएं कि टिप देना और लेना कानूनी अपराध है। मेरे को जान के देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि जब मैं शताब्दी, राजधानी वगैरह में जाता था तो बैरे जो है बाद में टिप मांगने के लिए गोली टॉफी ले आते थे। सही बात। तो ये टिप व्यवस्था मेरे को तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की बड़ी अच्छी बात याद आती है कि गिफ्ट्स एंड टिप्स आर नथिंग बट ब्राइब। बल्कि ये जो दिवाली गिफ्ट, फेस्टिवल गिफ्ट जो हैं, इसमें बैन लगना। देखिए, विजिलेंस के अंदर आरटीआई जी और आरटीआई एक्टिविस्ट जी, सुभाष चंद्र जी जैसे जो एक्टिविस्ट हैं उनको बहुत बड़ा रोल है जी। इन्होंने जो अपने जीवन काल के दौरान जो आरटीआई के माध्यम से जो पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है जी, वो बहुत सराहनीय है। मैं मानता हूँ उनका भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं सुभाष जी जैसे, और है ना। दूसरा जो मैं एक मंतव्य रखता हूँ वो ये है कि देखिए, हम हमारी कंपैरिजन अमेरिका और इंग्लैंड से नहीं कर सकते। हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई, देखिए ये इसका पूरा लेना देना है डिमांड सप्लाई से जी। हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब आबादी ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। वो ऐसे जो देश हैं उनके करप्शन का एक अहम मुद्दा है उनके यहाँ, इसके नेचुरल कारण है ना। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते, हमें सख्त कानून लाने होंगे, हमें आरटीआई को और ज़्यादा प्रभावी बनाना पड़ेगा। जी हाँ। जो एक्टिविस्ट हैं सुभाष जी जैसे, उनको एनकरेज करना पड़ेगा। और दूसरी साइड पे आइडियोलॉजिकली हमें, जो मैंने बताया कि विचारधारा के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी उस को पर आएंगे। एक चीज़ मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है और मुझे लग रहा है हमारे श्रोताओं को भी उठ रहा होगा, क्योंकि ये जो सतर्कता जागरूकता की जहाँ तक बात है, ये सरकारी तंत्र से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है और हर व्यक्ति का, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी ना कभी या रोजाना तंत्र से पल्ला जरूर पड़ता है। वहाँ ये नेशन फर्स्ट की भावना कैसे आएगी, पहले आप बताइए इसको। देखिए, ऐसा है कि 40 साल की उम्र जो पार कर गए उनमें से कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, मतलब विचारधारा के माध्यम से नहीं आ सकता, डर के माध्यम से आ सकता है, जो दूसरा रास्ता मैंने बताया, ठीक है ना। लेकिन जो भावी पीढ़ी है जो 20 से 30-35 के अंदर है ना, वो अपने आप में बदलाव जरूर ला सकती है अगर व्यवस्थित रूप से अगर इस बात को ले जाया जाए एक स्कूल लेवल से। देखिए, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन ये प्रतिज्ञा आप करते हो, क्या आप इस प्रतिज्ञा के अनुरूप जीवन जी रहे हो? ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें पावर है हमारे देश के, भले कितना ही करप्शन हो लेकिन रूट स्ट्रांग है, उसमें संचार की पूरी एक ताकत है, अच्छी चीज़ों का संचार भी होता है हमारे देश में। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और 2 मॉडल होंगे, एक जो लोग अपने आप में सुधार नहीं ला सकते उनके सामने डंडा कानून के माध्यम से, और जो यंग पीढ़ी है उसको विचारधारा के माध्यम से उसको एक नई राह दिखाने का प्रयास।
इससे एक बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। सुभाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ थे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे देश का एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैंने 1962 का युद्ध भी देखा, 1965 का भी देखा, 1971 का भी देखा और 1999 का भी देखा। युद्ध के टाइम पे गरीब हो या अमीर, जी सब में देशभक्ति की भावना अपने आप जागरूक होती है, कोई पैदा करने नहीं आता। तो इसलिए ये हमारे देश की मिट्टी में एक बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, माननीय मावरकर जी ने जो बात कही है, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने जो लेख लिखता हूँ एडिटोरियल पेज पे आरटीआई एक्ट के लिए, उसमें एक सुझाव ये भी देता हूँ कि स्कूल लेवल से आरटीआई के जो है कोर्स वहाँ से चालू कर देना बहुत चाहिए, अच्छा जिससे सुझाव। कि एक प्रबुद्ध नागरिक पैदा हो। मैं जहाँ भी लेक्चर में जाता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ एक ही बात कहता हूँ। जब तक मैं आरटीआई एक्टिविज्म में रहा, जब तक मैंने एक नियम बना रखा था, औसतन एक आरटीआई डेली। जी मैं कहता था जितने लोग सुन रहे हैं, अगर एक आरटीआई प्रति माह भी लगा दें निस्वार्थ भाव से, नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ये देश पलट जाएगा। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी। आरटीआई के अंदर भी एक हमें एडवोकेसी का अभियान चलाने चलाना की चाहिए। आवश्यकता है। देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मेरा तो ये पहला अनुभव था जी एज कमिश्नर। ज़्यादातर जो आरटीआई आती हैं वो ऐसी आती हैं कि निजी लेवल पे जिनको न्याय ना मिला हो, जी अधिकारी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से। जी दूसरा एक लॉट है वो ऐसे लोगों का है जो आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे वेस्टेड इंटरेस्ट। हैं, बदले की भावना, हम्म, है ना, पैसे कमाना। पब्लिसिटी सीकिंग। हाँ, तो हमें जैसे कि मेरा एक सुझाव है कि जैसे एनजीओ, अच्छे एनजीओ, गुजरात में अच्छे एनजीओ, महाराष्ट्र में है, उत्तर भारत में थोड़े कम होंगे, सभी एनजीओ को जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, कम से कम 2 या 3 व्यक्ति को जवाबदारी देनी चाहिए कि आरटीआई का उपयोग करें वो पारदर्शिता लाने के लिए, अपने जो उनके जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो इससे एक जो अच्छे एनजीओ हैं वो कमिटेड है, वो इंश्योर करेंगे कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। जी और वो कोई भी क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में हो सकते हैं, उसमें उपयोग करें उसका। तो हमें आरटीआई का भी बहुत बड़ा रोल है विजिलेंस को, पूरे सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जहाँ बात आती है, आरटीआई का बहुत बड़ा रोल है। जी और हमें एक एडवोकेसी का अभियान भी चलाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े नेता हैं देश के जिनकी पार्टी आरटीआई का लॉ नहीं लाई थी, तो उनका भी ये मानना था कि आरटीआई का जो लॉ है वो अगर अच्छी तरह उसका उपयोग हो तो वो समाज हित में है। तो आरटीआई का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। लेकिन जो आप कह रहे थे ना, मेरे को एक शायर का शेर याद आ गया कि नेशन फर्स्ट की भावना हम शिक्षा में देते तो हैं, लेकिन वो शायर कहते हैं ना कि किताबों में वो लिखा ही नहीं जो सिखाया सबक जिंदगी ने। तो असली समस्या जो है सबक जिंदगी वाला है कि जो ये कैसे चेंज होगा। मुझे लगता है हमारी जागरूकता का पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप सुभाष जी? देखिए, दोनों बातें साथ चलेंगी। जी डबल इंजन की सरकार मैं यूपी में देखता हूँ, जी वहाँ पे डंडा के जोर भी है हाँ, और दूसरा जोर जैसा आदरणीय मावरकर साहब ने जी ने एडवोकेसी कहा, वाला। एडवोकेसी वाला। जी ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। आप डंडे के जोर से 2 को ठीक करिए, 200 सुधर जाते हैं। मतलब कानून का भय रहना चाहिए। कानून का भय बिल्कुल रहना चाहिए। जी और एक बात और मैं कहूँगा कि आज हमारे यहाँ सूचना के अधिकार में एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो ब्लैकमेलर्स का और पब्लिसिटी सीकर्स का घुस गया है। जी उसके मैं लिए लगातार सुझाव दे रहा हूँ, सभी केंद्रीय सूचना आयुक्तों को देता रहा हूँ। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड थे जिन्होंने कार्टून बनाया, उनसे भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर देकर आया कि इसमें कुछ रूल्स में संशोधन कर दिए जाएं तो ये ब्लैकमेलर्स अपने आप, पब्लिसिटी सीकर्स अपने आप हट जाएंगे। जैसे कि आरटीआई की फीस है जी मात्र 10 रुपए। अरे वो जी। 2005 में 2 रुपए का प्लेटफॉर्म था, आज 50 रुपए या 20 रुपए जितने का हो गया। अरे इसे बढ़ा के 50 रुपए कर दो और इसमें किसी पेटिशनर की जेब का नुकसान नहीं हो। उसे पहले 20 पेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 50 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले कुछ हाई कोर्ट्स ने, कुछ स्टेट्स ने 500-500 रुपए फीस रखी, वो भी गलत था। मैंने कहा यूनिफॉर्मली 50 रुपए कर दो और पेटिशनर का नुकसान नहीं हो। फर्स्ट पेज 20 पेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। पोस्टल ऑर्डर कहीं मिलता नहीं, एक पोस्टल ऑर्डर की हैंडलिंग कॉस्ट पोस्टल डिपार्टमेंट को 50 रुपए, इतनी बैंक को पड़ती होगी और इतनी पब्लिक अथॉरिटी को। उसकी जगह एक जमाने में रेडियो टीवी लाइसेंस फीस के स्टैंप होते थे, ऐसा आरटीआई स्टैंप निकाल दो, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए।
मैंने कई केंद्रीय सूचना आयोग के कई निर्णयों में, फुल बेंच के निर्णय में भी ये सुझाव बार बार दिलवाया है और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर दिलवाया है। और एक बात और कि कुछ राज्य सरकारों ने ऑनलाइन को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर रखा है। डीओपीटी की ऑनलाइन सबसे बढ़िया है, यूनिफॉर्मली सबको वो अपनानी चाहिए और ना सिर्फ वो स्टेटस जाके वेबसाइट पे देखे, ऑटोमेटिकली ईमेल पे रिस्पॉन्स आना चाहिए। और एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा निर्णय है जी कि हर एक आरटीआई एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ कंपलसरी होना चाहिए। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरे नाम का दुरुपयोग करते हुए कम से कम 50 मिसयूज पे आरटीआई लगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर देने के बाद भी कुछ विभाग, अब ये मैं जानना चाहूँगा, उदय जी के पास भी ऐसे मामले आते होंगे, वो कहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो आपने मांगा है वो बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है, तो आप उसकी फीस चुकाओ, 500 पेज 400 पेज, ऐसे भी मामले मैंने भी देखे हैं। ऐसे मामले आपके भी पास आते होंगे? हर टाइप के आते हैं जी, तो उसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए, जो मेरे कोर्ट में मैंने जो रास्ता अपनाया वो ये है कि मैं पहले एपेलेंट है जी तय करता हूँ कि ये कितना जेन्युइन है, जी ये सूचना कितनी इसके लिए आवश्यक है, जी उस आधार पे मैं इसको पूरी बात को देखता हूँ। जी, वहाँ विवेक का काम ज़्यादा है। विवेक का काम है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं पैसे नहीं खाते लेकिन ऐसे सिर फिरे हुए एक्टिविस्ट है, हाँ, 1,000 पेज मांग रहे हैं, 1,000 पेज, समझे ना? जी, तो वहाँ तो उनको चार्ज करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जी इस चीज का भी मिसयूज होता है। मिसयूज हर किस्म के हैं। जी कई ठेकेदार जो हैं अपना जो बीपीएल कैटेगरी का जो मजदूर है उसके नाम से आरटीआई लगा देते हैं, क्योंकि बीपीएल कैटेगरी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जी, सही बात। तो ये सब जो मैंने सुझाव दिए थे बड़े व्यवहारिक थे और मेरे केंद्रीय सूचना आयुक्तों ने भी सबने उन्हें सराहना करी। मैं केंद्रीय सूचना आयोग के जो वार्षिक समारोह होता है उनमें भी ये बातें प्रेजेंट कर चुका हूँ, कई स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी प्रेजेंट कर चुका हूँ, पर उन सब पे अमल होना चाहिए। उदय जी, एक सवाल ये भी आता है, जो आप नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, वो तो ठीक है कि यूथ है, जो युवा है, जो भावी पीढ़ी है, उसको तो हम ट्रेंड करेंगे, पढ़ाएंगे और पढ़ाते भी हैं। जो लोग कार्यरत हैं, अब देखिए, वो सूचनाओं को रोकते हैं या अधिकारों को रोकने की कोशिश करते हैं, तंत्र में ऐसा होता है। सतर्कता जागरूकता तो एक ये भी है, और कुछ लोग, मतलब ऐसे पूरा का पूरा तंत्र ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, व्यवस्था शायद इसीलिए चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहीं ट्रेनिंग लेवल पर शुरुआत होनी चाहिए इसको, कि इस तरह से लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि भैया आपको डिलीवरी करनी है, जैसे आप ही ने कहा ना कि ट्रांसपेरेंसी, डिलीवरी और तो पावर्टी एलिवेशन। नियत खराब नहीं है, लेकिन जो आरटीआई की पावर को समझ नहीं पाए हैं उनके लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है जी। अभी एक मेरे पास आए थे, तो बड़ा उनका जेन्युइन था, लेकिन वो कम से कम 50 अपने मुद्दे को लेकर 50 एप्लीकेशन लगा चुके थे। तो वो जो सीपीआई आए मेरे पास में, उन्हें कहा कि साहब ये हमसे कंटाल गए इनसे। मैंने कहा भाई, आप इनका निवारण नहीं कर रहे हो जी, आप निवारण करो ना इनका जी ये केस पूरा न्याय देने लायक केस है जी, तो आप इनको ऐसे मत देखिए, आप ये करिए, आप अपने आप को इनकी जगह रख के देखिए कि इनको कितना अन्याय हुआ है। जी इसके लिए ये सूचनाएं मांग रहे हैं, इनको प्रॉब्लम कर तो नहीं मांगेंगे ये जी, तो आपको इनको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। सूचना उन पे जो अन्याय है उस संदर्भ में मांग रहे हैं जी। ये सेंसिटिविटी हम ला सकते हैं और वो समझे, वो लोग, वो जो सीपीआई और उनके साथ जो 2 अधिकारी आए थे समझ गए उस बात को, और उन्होंने मेरे ख्याल से उसको दूर करने का प्रयत्न भी किया। सेंसिटाइज कैसे किया जाएगा? आपका लंबा अनुभव है, मतलब तंत्र को करना है, जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, असली चीज़ तो वही है, वहाँ सेंसिटाइज करें तो शायद बातें और ज़्यादा बेहतर हो सकें। देखिए, जो मैंने अभी सुझाव दिए उन सब सुझावों से आरटीआई एक्ट सशक्त बनेगा। और एक बात मैं आपके निगाह में और डाल दूं, जब ये आरटीआई एक्ट बना था तो इसके समानांतर एक कानून और बनना चाहिए था, जो कि ग्रीवियंस रिड्रेसल का कानून बनना था। बस वो दुर्भाग्य ये है कि वो जो दूसरा कानून बनना था इसी आधार पे वो नहीं बन पाया। आज क्या चक्कर है कि आज 2 तरीके के लोग हैं जो कि आरटीआई का उपयोग करना या तो मिसयूज करते हैं, या उन्हें ये नहीं पता कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एक्शन नहीं है। इसमें हम सूचना मांग सकते हैं, एक्शन नहीं मांग सकते। तो सरकार विचार करे कि ऐसा कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल कानून भी बिल्कुल इसी आधार पे, जिसमें कि 30 दिन के अंदर ग्रीवियंस रिड्रेसल का प्रावधान हो, नहीं तो 250 रुपये रोज की पेनल्टी। बिल्कुल पैरेलल कानून आने वाला था पर वो आ नहीं सका किसी वजह से। ऐसा एक कानून सरकार अगर विचार करे
प्रभावशाली लाने का, तो राइट टू इंफॉर्मेशन पे दबाव भी कम होगा और तंत्र भी sensitive होगा। तंत्र भी मजबूत होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है, सिस्टम में लोग हैं जो अच्छे लोग हैं और सिस्टम में जो गड़बड़ी होती है, कहीं से ट्रांसपेरेंसी रोकी जाती है या जो भी है भ्रष्टाचार जो भी होता है उस पर वो उंगली रखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? कई बार ऐसे ही लोग चुप रह जाते हैं, देखते रहते हैं, कुड़ते हैं, जानते हैं कि गलत हो रहा है, जनता के साथ गलत हो रहा है, चाहे अधिकारी के साथ गलत हो रहा है, चाहे कर्मचारी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो चुप रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना भी मुझे लगता है एक सतर्कता हमारे जागरूकता पास की तो बात ऐसे है। कुछ किस्से आए हैं जी, कि जहां अधिकारी ये कहते हैं एपेलेंट को कि तुम आरटीए में गए हो, अब हम तुमको पनिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे केसेस में आयोग को उनको पनिश करना चाहिए, अफसरों को, और आरटीआई एक्ट के रास्ते में रोड़ा पैदा करने का चार्ज लगाना चाहिए उन पे। जी, देखिए, मैं अपना तो इस बारे में बड़ा अच्छा तजुर्बा है कि जब मैं आरटीआई लगाया करता था तो पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो सूचना अधिकारी हैं, जब मैंने आरटीआई लगानी कम करी तो वो बोले आपने आरटीआई लगानी बंद क्यों कर दी? जी, आपके आरटीआई लगता था तो ये लगता था आपने हमारे मन की बात कर दी, क्योंकि जो अफसर हैं, जो डील करने वाले हैं, वो भी तो मेंबर्स ऑफ पब्लिक हैं, जी। वो भी तो भ्रष्ट तंत्र से दुखी हैं। बिल्कुल। और आज तक जितने भी बड़ी बड़ी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, वहाँ के अफसर मेरे पूरा सम्मान देते हैं। जी, वो कहते हैं कि आप आरटीआई लगाना शुरू करो, हमारे मन की बात आगे आती थी। कई बार तो वो मेरे को उस जमाने में पब्लिक बूथ होते थे, उससे एनोनिमस कॉल करते थे कि ये वाली आरटीआई लगाओ, और जी। बिना कॉपिंग चार्ज मांगे पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिया करते थे। ये मैं अपना भी अनुभव शेयर करना चाहूँगा, और उदय जी को भी बहुत हुआ होगा पत्रकारिता जीवन में। कई बार तंत्र में गड़बड़ी देख करके बड़े बड़े अफसर ही कहते थे इस पर खबर लिख दो एक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे तो हो। ये जो अच्छी बात है इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उजागर करने की बात है। उदय जी, आखिरी टिप्पणी। देखिए, 2047 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है, जी, एक महान भारत का लक्ष्य। उसमें विजिलेंस और ट्रांसपेरेंसी का एक प्रमुख रोल है। जी, ये हर एक नागरिक को जानने की आवश्यकता है, जी, वरना हम 2047 के अंदर हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी, हमें करप्शन से झुंझना होगा, जी। उसको परास्त करना होगा। सुभाष जी, आखिरी टिप्पणी। यही है कि आरटीआई एक्ट का बहुत बड़ा रोल है एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में। उसके साथ, जैसा कि मैंने कहा कि इसी के पैरेलल एक पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कानून भी आए, जिससे कि अधिकारियों में ये डर हो कि हम इनके ग्रीवेंस दूर नहीं करेंगे तो हम पे पेनल्टी लग जाएगी और हमारी खिंचाई होगी। और इसके अलावा जो मैंने आपको सुझाव दिए, आर्थिक सुधार जिससे कि करेंसी सर्कुलेशन वो घटे और लोग बाग ईमानदारी से टैक्स देने में अपनी भलाई समझें, और होड़ लगे कि मैं टैक्स ज़्यादा देता हूँ, उनके नाम वेबसाइट पे डालो कि ये ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो आजकल क्या है, आजकल तो दिखावा है, शादी ब्याह में भी दिखावा है कि कौन कितना रईस है। तो जब देखेंगे कि भाई इसका नाम तो वेबसाइट पे, चलो जी इसके यहाँ रिश्ते अच्छे आने चाहिए। तो इस तरीके की भावना पैदा करनी चाहिए कि लोग बाग ईमानदारी से टैक्स दें और ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संदर्भ में आयोजित इस विशेष परिचर्चा में आप दोनों महानुभावों ने अपने बहुमूल्य विचारों से हमें और हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। इसके लिए उदय माहुरकर जी और सुभाष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर और आरटीआई विशेषज्ञ श्री सुभाष अग्रवाल। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश चतुर्वेदी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।